जय हिंद। यह चैप्टर है क्लास 10 हिंदी का क्षितिज भाग 2 चैप्टर 5। नागार्जुन का ये कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरा पोएम है फसल। इसका प्रश्नोत्तर होगा। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर करेंगे यह दंतुरित मुस्कान का प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर देखिए, दंतुरित का अर्थ है बच्चे में पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। बांस और बबूल जैसी कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। यह बच्चे की मुस्कान के कारण यह प्रभाव पड़ा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो उत्तर होगा बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला पॉइंट है बच्चे अबोध होते हैं। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। दूसरा पॉइंट है बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो उत्तर होगा कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित है। यहाँ पर नागार्जुन में ग में आ का गा भी होगा, ठीक है। नागार्जुन पहला पॉइंट है बच्चे की मुस्कान में मृतक में भी जान आ जाती है ना। कविता में लिखा हुआ है मृतक में भी डाल देगा जान, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो कि तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। कविता में लिखा हुआ जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण यानी पत्थर भी पिघलकर जल बन जाएगा। जैसे पोएम में है पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसके बाद चौथा पॉइंट है कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है। इससे पोएम में है झरने लग पड़े शेफालिक के फूल। इसके बाद पांचवा पॉइंट है बच्चा जब तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुराता है, कवि को लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह प्रकट करता है। जैसे कविता में है देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। इस प्रकार से यह आंसर हुआ। इसके बाद हम भाव स्पष्ट कीजिए का पहला
प्रश्न देखिए, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका भाव स्पष्ट करना। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर इस झोपड़ी में खिलने लगे हैं। आशा यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में बहुत उल्लास होता है। इसके बाद ख प्रश्न है, इसका भाव स्पष्ट करना होगा कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कोई भी कठोर हृदय जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस तथा बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष से भी फूल झरने लगते हैं। भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे का स्पर्श पाकर कवि का भी नीरस मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब हम रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनको उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मुस्कान तथा क्रोध मानव स्वभाव के दो अलग अलग स्वरूप या रूप हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। इनसे वातावरण भी प्रभावित होता है। इसमें पहला पॉइंट है, देखिए, मुस्कान निश्चल तथा प्रेम पूर्ण मुस्कान किसी के भी हृदय को मुग्ध कर सकता है। यह मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। मुस्कान कठोर एवं भावशून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है। अब क्रोध के बारे में है कि क्रोध व्यक्ति के मन में चल रहे असंतोष की भावना है। क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनाव युक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसके बाद छठा प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर होगा, बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में लगते हैं। ठीक है, 9 महीना से 1 साल के बीच में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाया करता है, परंतु यहाँ माँ उंगलियों से मधुस्पर्श करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। अब आइए 7वां प्रश्न, बच्चे से कवि को मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर होगा, कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे। इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए, ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नज़रों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती है तो बच्चा मुस्करा देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर
कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। इसके बाद हम फसल से प्रश्नोत्तर हम करेंगे। इसमें फसल से पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी हैं। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। दूसरा प्रश्न, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए फसल है, ये फसल लिखा हुआ है, ठीक है। तो फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो उत्तर होगा कि फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे, तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। अतः यह किसान के श्रम की गरिमा ही है, जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। अब आते हैं चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे चौथा का क है, रूपांतर है सूरज की किरणें का सिमटा हुआ, संकोच है हवा की थिरकन का, ठीक है। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। वातावरण के ये दोनों अवयव ही फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है। इसके बाद हम रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्नोत्तर होगा। पांचवा है प्रश्न, कवि ने फसल को हतार हतार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। इसमें पहला प्रश्न है, पांचवा का पहला, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा, मिट्टी के गुणधर्म का आशय है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व, जिनके मेल से किसी मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से विशेष हो जाता है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। अब ख प्रश्न है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? तो उत्तर होगा, वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रदूषण मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करता है। नए नए खाद्यों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और मिट्टी का मूल स्वभाव बदलकर विकृत हो जाता है। इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। अब आते हैं ग प्रश्न है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना को जा सकती है? ठीक है, तो मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा। अगर फसलों का उत्पाद नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा? अतः मिट्टी का उपजाऊ होना
मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है। इसके बाद घ प्रश्न है, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो उत्तर होगा, मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मिट्टी के गुणधर्म को नष्ट होने से बचाए। हम स्वयं जागकर दूसरों में भी जागरूकता ला सकते हैं। मिट्टी के गुणधर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा पानी का सही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।